वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि ऑल टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो गए। इट्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन रोमांटिक एज। रोमांटिक एज के बारे में हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन के करके। पहले तो हम रोमांटिक एज को जानेंगे कि होता क्या है। रोमांटिक एज जो शुरू होता है वो आफ्टर नियो क्लासिकल शुरू होता है। कब, किसके बाद? नियो क्लासिकल के बाद शुरू होता है। नियो क्लासिकल जो एज थी, नियो क्लासिकल एज कब से कब तक मानी जाती है? तो ये सबसे बड़ी एज होती है इंग्लिश लिटरेचर में 1660 टू 1798 तक। कहाँ तक? 1798 तक नियो क्लासिकल। उसके बाद चीज़ें बदल गई। यहाँ की जो पोएट्री हुआ करती थी, नियो क्लासिकल में जो पोएट्री लिखी जाती हैं उसमें टाइट मीटर्स का यूज किया जाता था। खुल के आप अपने विचारों को लिख नहीं सकते थे। रीजन क्या था? वहाँ पे अमेरिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकन इंडिपेंडेंस हुआ था उस समय। दूसरा, फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ था उसी समय। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनकी वजह से इस बीच में जो पोएट्री होती थी अपने विचारों को बहुत अच्छे से प्रदर्शित नहीं कर पाते थे। फिर आई बात किसकी? रोमांटिक एज की। रोमांटिक एरा जब आया इंग्लिश लिटरेचर में 1798 से ये शुरू हुआ और विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स, विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स। ठीक है, लिरिकल बैलेट्स के पब्लिकेशन से ये अपना शुरू हुआ, जो कि कब पब्लिश किया गया? 1798 में। बात क्लियर हुई? उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें कुछ मेजर पोएट्स यहाँ पे ज़्यादातर लिखी गई कविताएं पोएट्री लिखा करते थे। जैसे अगर हम इसको बांट के पढ़ें तो दो भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। एक होता है, एक को अगर मैं बात करूं तो ये फर्स्ट जनरेशन के पोएट हो जाएंगे। किसके पोएट हो जाएंगे बताओ? फर्स्ट जनरेशन के पोएट हो जाएंगे। और दूसरे जो होंगे वो होंगे हमारे सेकेंड जनरेशन के पोएट। कौन कौन से? सेकेंड जनरेशन के पोएट। ठीक है, सेकेंड जनरेशन पोएट। फर्स्ट जनरेशन के पोएट में आप देखेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे विलियम ब्लेक। कौन देखने को मिलेंगे? विलियम ब्लेक। दूसरे विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ इज द प्रोमिनेंट फिगर या प्रोमिनेंट ऑथर ऑफ रोमांटिक एरा। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगला हो जाता है एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ दोनों ने मिलकर पब्लिश करवाया था लिरिकल बैलेट को। कब? 1798 में। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड जनरेशन की अगर पोएट बात करूं तो सेकंड जनरेशन में जॉन कीट्स आ जाते हैं। कौन आ जाता है? जॉन कीट्स पोएट है। उसके बाद आप देखने को मिल सकता है यहाँ पे क्या? जॉन कीट्स मिल सकते हैं। दूसरे नंबर पे पीबी शेली जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर रहे थे इसमें रोमांटिक एरा में। कौन? पीबी शेली एंड लॉर्ड बैरन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको इसको पढ़ने से पहले जानना चाहिए। यहाँ पे चीज़ें क्या हुई कि जो पोएट्री लिखी जाती थी वो नेचर पर लिखी जाती थी, लव पर लिखी जाती थी, फीलिंग्स पर लिखी जाती थी, इमोशंस पर लिखी जाती थी। तो ये चीज़ें होती थी यहाँ पे। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें नियो क्लासिकल एज, तो बताया मैंने नियो क्लासिकल एज कब से कब तक माना जाता है? तो ये माना जाता है 1660 से 1798 तक। ये बिफोर द रोमांटिक एरा पीरियड है, जिसमें कुछ फैक्ट्स देख लो। इसके स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे, यानी बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स कि आपको यही लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते। ये सारे रूल्स बताए जाते थे। पोएटिक एक्शन हाई होता था इसमें। पोएटिक एक्शन आपको क्या देखने को मिलता था? हाईली मिलता था। लॉजिक और रीजन के साथ बातें क्या होनी चाहिए? सही होनी चाहिए। ये नियो क्लासिकल एज की क्या थी? खास बात थी। नेक्स्ट देखेंगे लेट 18th सेंचुरी। जब लिरिकल बैलेट पब्लिश हुआ 1798 में, उसमें क्या खास बात थी? फ्रेंच रेवोल्यूशन था, अमेरिकन इंडिपेंडेंस, उसी समय अमेरिका भी इंडिपेंडेंट हुआ था। एंटी स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी के विद्रोह में लोग काम कर रहे थे। डिसअपॉइंटमेंट विद द दियर मोनार्की, वो अपने जो सम्राट थे उनसे नाराज भी हुआ करते थे। तो ये सारी समस्याएं
समस्याओं के बीच अगर किसी को, जो पोएट्स होते थे उनको लिखना बड़ा वो होता था, बड़ा उनके लिए कठिन टास्क था। जैसे अगर मैं बात करूं, जब फर्स्ट लिरिकल बैलेड आया ना 1798 में, जिसमें 23 पोएम्स ऑल पब्लिश्ड हुई थी, जिसमें 19 किसकी थी, विलियम वर्ड्सवर्थ की थी, एंड 4 पोएम्स किसकी थी, एस टी कॉलरिज की थी। तो 4 पोएम एस टी कॉलरिज की थी। ये जो पोएम्स थी ना, इन्होंने अपना नाम नहीं दिया। जो लिरिकल बैलेड्स लिखवाए इसमें अपना नाम इन्होंने नहीं बताया। जब सेकेंड प्रीफेस आया इसका 1800 में, तब लोग इसको खूब पढ़े, अच्छे से चीज़ों को समझा जाना। तो फिर धीरे धीरे जब सेकेंड पब्लिकेशंस आया तो उसमें इन्होंने अपना नाम दिया कि भाई ये कविताएं, जो पोएम्स हैं, मेरे द्वारा की गई हैं। नेक्स्ट देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक एज। रोमांटिक एज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? पहला, चीफली लिरिकल ओड्स और बैलेट्स। इसमें लगभग क्या लिखे जाते थे? ओड्स लिखे जाते थे या तो बैलेट्स लिखे जाते थे। दूसरा, इमेजिनेशन। जो कविताएं लिखी जाती थी वो इमेजिन करके लिखी जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्रेसिंग इमोशंस एंड फीलिंग्स, सेंसिबिलिटी, इमेजिनरी या नेचर के बारे में ज़्यादातर लिखा जाता था। जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, इनकी एक पोएम का नाम है टिंटन एबे। टिंटन एबे इज द प्लेस वेयर विलियम वर्ड्सवर्थ मोस्ट अफेक्टेड एंड ही राइट्स द पोएम टिंटन एबे। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं इसी एरिया से, तो हम एक एक करके देखते हैं चीज़ों को। पीजीटी का क्वेश्चन है, 2011 में पूछा हुआ है। चलो देखते हैं। द ऑथर ऑफ इसे ऑफ एलिया। इसे ऑफ एलिया के ऑथर कौन है? ठीक है, इसे ऑफ एलिया के ऑथर कौन है? क्या फ्रांसिस बेकन है, क्या विलियम हैजलिट हैं, या चार्ल्स लैम्ब हैं? तो अगर मैं बात करूं इसेज ऑफ एलिया के जो लेखक हैं वो कौन है, ऑथर कौन है? चार्ल्स लैम्ब है। चार्ल्स लैम्ब का एक सीडोनिम भी हुआ करता था जिसका नाम क्या था? इलिया। वो अपने जो वर्क्स पब्लिश कराते थे वो इलिया नाम से पब्लिश कराते थे, ठीक है। कुछ खास बातें इनके बारे में देख लेते हैं। कह रहा है चार्ल्स लैम्ब इज बोर्न ऑथर ऑफ इसेज ऑफ एलिया 1823 टू 1833, ठीक है। चार्ल्स ऑफ एलिया जो लिखा था इन्होंने, वो कब से कब तक था? 1823 टू 1833। ही वाज नियर कंटेम्प्रेरी। ये किसके कंटेम्प्रेरी रहे? कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन। जैसे होता है समकालीन कवि, समकालीन लोग बोल सकते हो, ऐसा कुछ करके, ठीक है। कंटेम्प्रेरी, दियर अ सैमुअल टेलर कॉलेरिज। सैमुअल टेलर कॉलेरिज के समकालीन थे। एंड ऑफ लियो हैंड, और किसके थे? लियो हैंड के थे। दूसरी बात, लैम्ब के बारे में देखो। लैम्ब्स फर्स्ट अपीयरेंस इन प्रिंट वर एज अ पोएट, ठीक है। जब चार्ल्स लैम्ब ने लिखना शुरू किया तो सबसे पहले ये पोएट्री लिखा करते थे, एज अ पोएट इनको फॉलो किया गया। बट आफ्टर इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से कन्वर्ट कर लिया इसे पे, ठीक है। किस पर कन्वर्ट कर लिया? इसेज पे। कह रहा है इन 1807 लैम्ब एंड हिज सिस्टर मैरी पब्लिश्ड टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। दैट इज द फेमस वर्क ऑफ चार्ल्स लैम्ब विथ हिज सिस्टर, जिसका नाम क्या है? टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। कई बार पूछा जाता है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किसका वर्क है, तो ये किसका है? चार्ल्स लैम्ब का है। नेक्स्ट देखेंगे, हु रोट हिज इसेज अंडर द सीडोनिम ऑफ एलिया। जो इन्होंने, जो ही रोट हिज इसेज अंडर द सीडोनिम। सीडोनिम का मतलब होता है काल्पनिक नाम। क्या होता है? काल्पनिक नाम। अपने काल्पनिक नाम एलिया से पब्लिश करवाते थे। कोई भी वर्क लिखते थे अपना नाम ना देके, चार्ल्स लैम्ब नाम ना देके, किससे पब्लिश करवाते थे? ये एलिया से। तो पूछा जाता है कभी कभी कि चार्ल्स लैम्ब का सीडोनिम क्या है? सीडोनिम क्या है? एलिया है। लैम्ब्स फर्स्ट इसेज ऑफ एलिया वाज पब्लिश्ड इन 1823 while the सी एंड इसेज ऑफ द एलिया वाज पब्लिश्ड इन 1833। तो ये कुछ बातें थी किसके बारे में, इनको आप नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट डज नॉट बिलोंग टू द लेक स्कूल। ये लेक स्कूल क्या है भाई? हाँ, लेक स्कूल लंदन में एक जगह थी जहाँ पे ढेर सारे लगभग 2-3 पोएट हैं जो बिलोंग करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो कौन सा ऐसा है जो बिलोंग नहीं करता है? तो कॉलरिज, साउदे, सदी एंड वर्ड्सवर्थ, ये सब किससे बिलोंग करते थे? लेक स्कूल से बिलोंग करते थे। किससे बिलोंग करते थे? लेक स्कूल से या लेक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेक डिस्ट्रिक्ट या लेक स्कूल से बिलोंग करते थे। इसमें ऐसा कौन नहीं था जो नहीं बिलोंग करता था? तो वो थे जॉन कीट्स। जॉन कीट्स लेक स्कूल से बिलोंग नहीं करते थे, ठीक है। बाकी 3 के तीनों ये लोग क्या करते थे? इससे बिलोंग करते थे। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में और। जॉन कीट्स डज नॉट बिलोंग टू द लेक स्कूल।
Samuel Taylor Coleridge, William Wordsworth and Robert Southey are the poets who belongs to the Lake School, जो कि किससे बिलोंग करते थे? लेक स्कूल से, and lived in the English Lake district of Cumberland and Westmoreland in the beginning of 19th century. 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में ये यहाँ पे रहते थे, इसीलिए इनको क्या बोला जाता था? लेक डिस्ट्रिक्ट, लेक स्कूल में ये बिलोंग करते थे। कौन कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज एंड रॉबर्ट सदी। ओके, नेक्स्ट है दे वर फर्स्ट डिस्क्राइब रिगुलेटली एज द लेक स्कूल बाय द फ्रांसिस जेफरी इन द एडिनबर्ग रिव्यू इन अगस्त 1837। तो इसको किसने डिस्क्राइब किया था? तो इनका नाम था फ्रांसिस जेफरी ने इसको डिस्क्राइब किया था। आई होप बातें चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट काज जॉन कीट्स डेथ? जॉन कीट्स की डेथ किसके कारण हुई थी? तो जॉन कीट्स की जो डेथ हुई थी वो क्या मलेरिया से हुई थी, क्या ट्यूबरकुलोसिस से हुई थी, या न्यूमोनिया से हुई थी, या टाइफाइड से? तो इनकी जो डेथ हुई थी जॉन कीट्स की, ये किससे मरे थे? ट्यूबरकुलोसिस से, जिसे हम आम भाषा में टीबी जानते हैं। टीबी से ये इनकी डेथ हुई थी और ये 25 साल की एज में क्या हुए? डेड हो गए। ठीक है, इनकी जो बर्थ डेट देखने को मिलती है वो 1795 टू 1821 तक। ठीक है, तो टोटल ये 25 साल के आसपास ये जीवित रहे और इनकी मृत्यु, फिर भी इन्होंने बहुत अच्छा अपना काम किया है। देख सकते हैं इनके कुछ पोलिटिकल वर्ड्स हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो बोलोगे बर्थ डेट इनकी रही है 31 अक्टूबर 1795। द रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। किससे मर गए थे? ये ट्यूबरकुलोसिस से मर गए थे। कब? ऑन 23 फरवरी 1821 इन रोम। कहाँ पे? रोम में। ठीक है, नेक्स्ट ही वॉज 25 ईयर्स ओल्ड। वो 25 साल के थे जब उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ही रिक्वेस्टेड, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था क्या? दैट हिज टॉम्बस्टोन बियर नो होम नो नेम। उनके टॉम्बस्टोन पर कोई नाम न लिखा जाए। उनके टॉम्बस्टोन पर, टॉम्बस्टोन क्या होता है? एपिटफ, जहाँ पे वो दफनाए गए हैं। यही होता है कि उनके जो दफनाए गए हैं उस पर कोई नाम न लिखा जाए। बट द एपिटफ हियर लाइज, क्या लिखा जाना चाहिए? हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन राइटर। ये इनकी टॉम्बस्टोन पर देखने को मिल जाता है। इनके कुछ पोएटिकल वर्क्स हैं जो फेमस वर्क्स हैं, ओड टू ग्रेसियन अर्न, ओड टू नाइटिंगेल, एंडीमियन एक ग्रेट वर्क है, लेमिया, इसाबेला, द यूथ ऑफ सेंट एजेंस। ये कुछ विशेष वर्क हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि ये किसके द्वारा रिटन किए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है फॉर विच प्रोफेशन जॉन कीट्स हैड लाइसेंस बट नेवर प्रैक्टिस्ड। कह रहा है कि जॉन कीट्स के पास ऐसा कौन सा लाइसेंस था बट उन्होंने कभी इसकी प्रैक्टिस नहीं की थी। तो अगर हम बात करें, क्या फार्मासिस्ट थे, आर्किटेक्ट थे, इंजीनियर थे, लॉयर थे? तो ये शुरू में अगर मैं बात करूं तो ये एक फार्मासिस्ट थे। फार्मासिस्ट का मतलब डॉक्टर टाइप के थे, डॉक्टर ही थे, डॉक्टर थे। और लेकिन इनका जो मन लगता था वो किस में लिखता था? राइटिंग में लगता था। तो इन्होंने कभी इसकी प्रैक्टिस नहीं की। फार्मासिस्ट सीखी जरूर, लेकिन अभी किसी भी टाइम पे इनकी प्रैक्टिस इन्होंने नहीं की। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फार्मासिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। कह रहा है जॉन कीट्स द इंग्लिश रोमांटिक पोएट वाज ट्रेन्ड एज एन एप्थोकैरी फार्मासिस्ट बट गिव अप दैट कैरियर। उन्होंने अपना ये कैरियर क्या किया? गिव अप कर दिया। क्या कर दिया भाई मेरे? गिव अप कर दिया, त्याग दिया, इन फेवर ऑफ राइटिंग। राइटिंग लिखने के लिए अपना कौन सा कैरियर त्याग दिया इन्होंने? कौन सा कैरियर था? वो था फार्मासिस्ट का, डॉक्टरी का। हिज बेस्ट वर्क वाज रिटन इन 1818 टू 1890 एंड इंक्लूड्स द ईव ऑफ सेंट एजेंस एंड इसाबेला। ठीक है, और खास बात यह, इनके जन्म को एक बार फिर से देख लेते हैं। ही वाज बोर्न ऑन अक्टूबर 31 1795 इन लंदन इंग्लैंड। कहाँ पे? इंग्लैंड। ही बिकम अ लाइसेंस फार्मासिस्ट इन 1816। ही डाइड इन ट्यूबरकुलोसिस, डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। किससे मरे थे ये? ट्यूबरकुलोसिस से, टीबी से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है इन विच पोएम डज द वर्ड्स
वर्ड्सवर्थ राइट, कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ द थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर। ये किस में देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है आपका टेबल टर्म्स में, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि एक दो लाइन दे देते हैं और उसमें ये पूछ लिया जाता है कि ये जो लाइंस है, ये जो स्टैंजाज है, ये किस पोएम की है। तो ये किसकी है? द टेबल टर्न्ड की है। अब इसमें कुछ खास बातें देख लो। द एबव मेंटेनेंट पोएटिक लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएट द टेबल टर्न्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। कुछ वर्क्स हैं इनके, ये इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, इनको देख के रखना। क्या क्या है ये? जैसे मैंने कहा, एन इवनिंग वॉक है 1793 में लिखी। डिस्क्रिप्टिव स्केसेस है 1793 में लिखी। लिरिकल बैलेट्स है 1798 में लिखी। द एक्सर्सन है 1814 में लिखी। द प्रील्यूड है 1850 में लिखी। द प्रील्यूड इज मैग्नम ओपस, इनका प्रसिद्ध कृति है कौन सा? प्रील्यूड, ठीक है, जो कि पब्लिश हुआ था कितने बुक में? 14 बुक्स में। कितने बुक में? 14 बुक्स में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट होगा शायद में भी। किट्स एंडीमेन इज डेडिकेटेड टू। किट्स का एंडीमेन किसको डेडिकेटेड किया गया है? तो ये थॉमस चैटरटन को डेडिकेटेड किया गया है। पीजीटी का क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया है। किसको डेडिकेटेड किया गया है? ये थॉमस चैटरटन को डेडिकेट किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। जॉन कीट्स एंडीमेन इज डेडिकेटेड टू थॉमस चैटरटन। एंडीमेन इज अ पोएटिक रोमांस। एंडीमेन क्या था? एक पोएटिक रोमांस था, ठीक है, जो कि डेडिकेटेड किया गया था किसको? थॉमस चैटरटन को, ठीक है। देख लेते हैं कुछ और बातें थॉमस चैटरटन के बारे में है। हिज फर्स्ट नोन पोएम वाज स्कॉलरली मिल्टोनिक पीस ऑन द लास्ट एपिफैनी, ठीक है। कुछ ये बातें हैं किसके बारे में? थॉमस चैटरटन के बारे में, जो कि हमें याद रखनी है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो एंडीमेन पोएम है ये किसको डेडिकेट की गई है? तो डेडिकेट की गई है किसको? ये थॉमस चैटरटन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स अपीयर? लिरिकल बैलेट्स का जो अपीयर किया गया था वो कब अपीयर्ड हुआ था? तो मैंने बताया 1798 में लिरिकल बैलेट, जो फर्स्ट लिरिकल बैलेट था वो अपीयर हुआ था विद द 23 पोएम्स। कितनी पोएम्स के साथ? 23 पोएम्स के साथ, जिसमें 19 विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और 4 पोएम्स एसटी कॉलरिज की थी, ठीक है। तो ज्यादा सहयोग किसका था? विलियम वर्ड्सवर्थ का। कब पब्लिश किया गया था? 1798 में। देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। लिरिकल बैलेट्स इज कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज, फर्स्ट पब्लिश इन 1798 एंड जनरली कंसिडर्ड have marked the beginning of English romantic movement। और यही जब ये पब्लिश कराया गया तो ये जनरली इसको मान लिया जाता है कि रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत यहीं से हो गई, या रोमांटिक एरा की शुरुआत लिटरेचर में यहीं से हो गई, ठीक है। द सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट वॉज पब्लिश्ड इन 1800। सेकेंड एडिशन कब आया था इसका? 1800 में। थर्ड एडिशन भी आया, वो कब आया? 1802 में। 1802 में, ठीक है। आई होप बातें आपके सामने क्लियर हो रही होंगी। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज चार्ल्स लैम्ब बोर्न? चार्ल्स लैम्ब कब जन्मे थे? 1875, 1834, 1744 या इसमें? तो इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो आप बोलोगे 1775 में चार्ल्स लैम्ब का जन्म हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। द इंग्लिश ऑथर, क्रिटिक एंड माइनर पोएट चार्ल्स लैम्ब was born on the February 10, 1775 in London। कहाँ पे born हुआ था इनका? लंदन में। He was best known for his essay। वह किसके लिए जाने थे? अपने गुड essay के लिए जाने जाते थे। Who wrote under his name इलिया, जो कि अपने अंडरनेम का मतलब है स्यूडोनेम के नाम लिखा, स्यूडोनेम काल्पनिक नाम के तहत लिखा था, जिसका नाम क्या था? इलिया। वो अपने नाम से नहीं लिखा करते थे, इलिया के नाम से लिखा करते थे। बात क्लियर हुई? थोड़ा सा और देख लेते हैं। एज एन इंग्लिश पोएट एंड इसेस्ट ही रोट इसे ऑफ इलिया इन 1823 एंड द लास्ट इसे ऑफ इलिया 1833। ये एक पार्ट था, ठीक है। अ विजन ऑफ रिपिटेंस, एंगर, ब्लाइंडनेस, ब्यूटी
एंड द बीस्ट ईटीसी। इनका जो विजन था वो किस पे लिखना था? रिपेंटेंस, एंगर पे, ब्लाइंडनेस पे, ब्यूटी पे एंड द बीस्ट्स पे। ओके, तो कुछ खास बातें इनके बारे में यही हैं जो आपको जाननी है। आगे हम बात करते रहेंगे। आगे देखते हैं थोड़ा सा। चलो, ये क्वेश्चन तो मैं बता चुका हूं। ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आया है। कह रहा है विच pseudonym was adapted by Lambs for his essays। कौन सा pseudonym अडॉप्ट किया गया था अपने essays के लिए? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, नाम था इलिया। क्या नाम था? लैम्ब ने कौन सा नाम अडॉप्ट किया था? लैम्ब नहीं किया था, इलिया किया था। कौन सा नाम अडॉप्ट किया था? इलिया। बात क्लियर हुई? आगे देखते हैं। इलिया was the pseudonym which adopted by Charles Lamb for his essay। For his essay, the Elia essays first appeared in London magazine। जो एलिया था वो पहली बार कहाँ पे appeared हुआ था? तो लंदन की मैगजीन में appeared हुआ था बिटवीन 1820 टू 1825। ठीक है। चार्ल्स लैम्ब का जो मोस्ट फेमस वर्क है वो क्या है? टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर कई बार पूछा जाता है कि ये किसका वर्क है, तो ये किसका वर्क है? ये है चार्ल्स लैम्ब का, जो कि इनकी सिस्टर ने योगदान भी दिया था इसको लिखने में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। द सोलिटरी रिपेयर इज। सोलिटरी रिपेयर क्या है? तो सोलिटरी रिपेयर एक प्रकार का बैलेड है। जब आप पोएट्री के फॉर्म पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं हम लिरिक क्या होती है, बैलेड क्या होता है, ओड क्या होती है, पेस्टरल एलिगी क्या होती है, एलिजी क्या होती है। तो इन सारी बातों को हम कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। बातें समझ में आ रही हैं? आगे देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको देखनी है। हाँ, कह रहा है कि द सोलिटरी रिपेयर इज अ बैलेड कंपोज्ड बाय 32 लाइंस। कितने लाइन में कंपोज की गई है? 32 लाइंस में। एंड डिवाइडेड इनटू 4 स्टैंजाज। और कितने स्टैंडाज में डिवाइड किया गया है? 4 स्टैंडाज में। रिटन बाय इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है द सोलिटरी रिपेयर। बहुत इंपॉर्टेंट ये पोएम है। किसकी पोएम है? विलियम वर्ड्सवर्थ की है, देखना है। नेक्स्ट देखो, कुछ अलग फैक्ट्स देख लेते हैं। द सोलिटरी रिपेयर एज द टाइटल ऑफ सजेस्टेड इज द पोएम डोमिनेटेड बाय वन मेन फिगर्स अ हाईलैंड गर्ल स्टैंडिंग अलोन इन फील्ड हार्वेस्टिंग ग्रेन। ये आपने कविता भी पढ़ी होगी, लगभग 6 to 8 में क्लास में ये पढ़ाया गया था। ठीक है, जिसमें लूसी ग्रे करके एक कैरेक्टर रहती थी, वो ही है। द 4 8 lines stanzas of this poem are written in tight tight iambic tetrameter. Each follows a rhyme scheme of AB AB CC DD AB AB CC DD। ये राइम स्कीम होती थी इनकी। कितनी लाइन में लिखी हुई होती थी? 8 लाइन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है लिरिकल बैलेड वाज रिटन बाय कॉलरिज एंड। लिरिकल बैलेड किसके द्वारा लिखा गया? तो लिरिकल बैलेड लिखा गया था कॉलरिज के द्वारा और किसके द्वारा? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। कब लिखा गया था? 1798 में। कब लिखा गया था ये? 1798 में ये लिखा गया था। बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत है? नहीं, ये ऐसे कंप्लीट हो जाता है। आप ये देख लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में। हमने कहा लिरिकल बैलेड वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1798 इज अ कलेक्शन ऑफ poems written in collaboration by Samuel Taylor Coleridge and William Wordsworth। मैंने बताया कितनी पोएम ये पब्लिश करवाए थे? 23 पोएम्स, जिसमें से 19 किसकी थी? विलियम वर्ड्सवर्थ की। और 4 किसकी पोएम थी? एस.टी. कॉलरिज की। एस.टी. कॉलरिज की। एस.टी. कॉलरिज की पोएम कितनी थी बताइए? 4 पोएम थी। विलियम वर्ड्सवर्थ was born in 1770 in Cumberland, England, near the center English poetry towards the Romanticism. Poetry before lyrical ballad was predominantly epic or historic, concerned with the mythic heroes or literary Londoners, and usually written in heroic couplets. ये heroic couplets में लिखा करते थे। Wordsworth, on the other hand, proposed that the poetry should in fact be completely डिफरेंट। वर्डवर्थ का ऐसा मानना था कि जो पोएट्री है वो कंप्लीटली क्या है? डिफरेंट है।
शुड मेक ऑर्डिनरी लाइफ इंटरेस्टिंग, कि जो पोएट्री है वो लाइफ को क्या बनाती है, ऑर्डिनरी बनाती है, इंटरेस्टिंग बनाती है, एंड इट शुड डू सो इन सिंपल लैंग्वेज, द वेरी लैंग्वेज ऑफ मैन। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो हम पोएट्री को पहुंचाना चाहते हैं वो सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे और इसको हम सभी लोगों के पास इसको क्या करना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, ताकि लोग इसको क्या कर पाए, समझ पाए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, या ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।